Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MA Psychology MPC 003 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज का जो ये वीडियो है इस सीरीज का 7th वीडियो है। प्रीवियस 6 वीडियोस में आप काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो इंडेक्स में आप जानते हैं कि आपने क्या कवर किया है। आज के वीडियो में हम बिना किसी डिले के शुरुआत करेंगे और मैं आपको पहले बता देती हूँ हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम पर्सनैलिटी असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम बिहेवियरल असेसमेंट को कवर करके आए थे। पर्सनैलिटी असेसमेंट उससे थोड़ा और बड़ी टर्म हो जाती है जिसमें बिहेवियरल असेसमेंट ऑटोमेटिकली एक पार्ट हो जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या पर्पस है, नीड क्या है। पर्सनैलिटी असेसमेंट के पर एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, हर साल हर साइकिल में आता है। तो आप मान के चलिए कि आज हम एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या फिर स्पेसिफिकली इंक ब्लॉट को लेकर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये भी चांसेस हैं कि हम यहाँ से आज एक नहीं दो टॉपिक कवर करके जाएं। तो फिलहाल 24, 25 और 23, 24 और 25 जो शुरू के 3 टॉपिक हैं ये इनको हम आज कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के आइए पहुँच जाते हैं पेज नंबर 43 पर जहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अब आप देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये सब हम पढ़ चुके थे। पर्सनैलिटी असेसमेंट से शुरू करेंगे। तो पर्सनैलिटी का असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, पर्सनैलिटी को आप पहले समझ ही चुके हैं कि क्या होती है। जब हम उसका असेसमेंट करते हैं तो पर्सनैलिटी के बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। पर्सनैलिटी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल लेवल पर होते हैं। कुछ चीज़ें हिडन होती है, कुछ चीज़ें बहुत सामने से होती हैं। तो सबका टोटल असेसमेंट करना जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट कहलाता है। किसी भी पर्सन के बारे में जब हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और पर्सनैलिटी का असेसमेंट जो है वो वेरियस पर्पस से किया जा सकता है। पर्पस आगे पढ़ेंगे, लेकिन किसी के बारे में सिर्फ जानना ही इनफ नहीं है। हम क्यों जान रहे हैं, किस लिए जान रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर एक जॉब इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ पे पर्सनैलिटी का जो असेसमेंट है काफ़ी डिफरेंट तरीके से होता है। जबकि हम इसे क्लिनिकल लेवल पर करते हैं तो किसी पर्सन के डिसऑर्डर से अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए करते हैं। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट में बेसिकली हम करते क्या हैं, किसी भी पर्सन के जो पर्सनैलिटी के ट्रेट होते हैं उसका बिहेवियर पैटर्न और उसकी इमोशनल फंक्शनिंग क्या है। देखिए बिहेवियर तो इसके अंदर एक अपने आप ही सब पार्ट बन के आ गया, बाकी चीज़ें भी हैं। इमोशनल लेवल पर वो कैसा फील कर रहा है, उसके और भी बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन सबको हम कवर करते हैं। यहाँ पर हम स्टैंडर्डाइज टूल का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशंस वगैरह हो गए या फिर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। बहुत टूल्स होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, जिसकी हेल्प से हमें पता चल पाता है कि पर्सन के जो स्टेबल ट्रेट्स हैं, जैसे इंट्रोवर्जन, कंसाइटियसनेस, कुछ ऐसे स्टेबल ट्रेट्स होते हैं। या फिर कोई डायनामिक जो थोड़ा होते तो ट्रेट हैं मगर वो टाइम के संग चेंज हो सकते हैं, जैसे मूड, मोटिवेशन। तो इनके बारे में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हम असेसमेंट के अप्रोचेस की बात करते हैं तो बेसिकली 2 मेथड सामने आते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव मेथड, दूसरा है प्रोजेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में चीज़ें हमें बिल्कुल सामने से दिख सकती हैं, हम पर्सन से फेस टू फेस चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव मेथड हो गए। प्रोजेक्टिव में क्या होता है, चीज़ें सामने नहीं होती हैं, वहाँ कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ज़रूर होती है। प्रोजेक्टिव पर आज की क्लास में और बात करेंगे, तो वहाँ पे और समझेंगे कि कैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव टूल में क्या होता है, क्वेश्चनायर होते हैं। आपको जो भी चीज़ें होंगी ना वो वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी। जब एक पर्सन के सामने क्वेश्चनायर रखा जाए और आप ना भी हो थोड़ी देर के लिए, आपने भले ही सब कुछ ब्रीफ कर दिया, आप थोड़ी देर के लिए नहीं भी हैं, पर वो क्वेश्चनायर पढ़ के, इंस्ट्रक्शंस पढ़ के भी समझ जाएगा कि करना क्या है। लेकिन जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है इसमें ज़रूरत होती है जो असेस करने वाला पर्सन है वो लगातार बना रहे, जो हमारा सब्जेक्ट है ना उसके साथ में लगातार बना रहे, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गई हमारी 2 मेथड्स। पर्सनैलिटी असेसमेंट बहुत सारी सेटिंग्स में यूज़ होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में, एजुकेशन में। जैसी नीड होगी, जो पर्पस होगा उसी के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। तो पर्सनैलिटी का असेसमेंट हम वेरियस वे में करते हैं। और ये जो हम जनरली किसी का पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है वो वैसी है, वो फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल है और वो दिन रात चलता है। आप 2 लोगों को बातें करते नोटिस करिए, अगर वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं बात, तब की मैं बात कर रही हूँ, तो उनकी बातों में मैक्सिमम टाइम किसी का असेसमेंट ही चल रहा होता है। 2 लोगों को बातचीत करते हुए देखिए, जो कुछ कुछ जिसका कोई बेसलेस बात हो रही है, जनरल ऐसी गॉसिपिंग टाइप कह सकते हैं उसको, तो वहाँ पे क्या होगा, किसी का असेसमेंट ही चल रहा होगा। लेकिन वो हमारी साइकोलॉजी का पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं है, वो तो एक बहुत ही जो है वो इनफॉर्मल वे में किसी के बारे में अपना ओपिनियन देना है। तो बात करते हैं कि ये पर्सनैलिटी असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग आपस में गॉसिपिंग कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं,
क्या वो ठीक नहीं है? वो ठीक है या गलत है पता नहीं, लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं हो सकता। पर्सनैलिटी असेसमेंट के पर्पस की जब हम बात करें, तो हम इससे किसी जो भी हम आउटकम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप टीम हायर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे आप जिस स्किल के लिए टीम हायर करना चाहते हैं, उसके मेंबर्स उस चीज़ में प्रोफिशिएंट हों, परफेक्ट हों, बहुत अच्छे से काम करना जानते हो। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ़ उन्हीं फीचर पर फ़ोकस करेंगे, क्योंकि आपकी तो रिक्वायरमेंट ही वही है। बाकी वो पर्सनल लाइफ़ में कैसा है, उसके कितने लोगों से झगड़े हैं, उसके संग क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पर, क्योंकि आपका पर्पस बदल गया। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट का पर्पस डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मतलब नीड और पर्पस बड़े ही कनेक्टेड है। अभी नीड भी पढ़ेंगे, नीड भी आप इससे रिलेट करके लिखेंगे। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमारी नीड है, वही हमारे पर्सनैलिटी असेसमेंट का पर्पस होगा। जब हम क्लिनिकल सेटअप में कर रहे हैं, तो हमारी नीड क्या है कि पर्सन के जो भी इमोशनल इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँ। तो हमारा पर्पस ये है कि हम ऐसा जो अपना सिस्टम यूज़ करें, ऐसा कुछ सिस्टमैटिक बनाएँ कि हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हम उसकी जो भी उसके इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करने में हमें हेल्प मिले, असेसमेंट की हेल्प से। तो देखिए यही चीज़ें आगे भी लिखी कि क्लिनिकल सेटिंग में पर्सनैलिटी असेसमेंट से हम साइकोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। स्कूल लेवल पर हम एकेडमिक और करियर गाइडेंस में यूज़ कर सकते हैं असेसमेंट को। तो जहाँ वो यूज़ होगा, वहाँ उसका पर्पस बिल्कुल अलग होगा। आप बहुत मतलब मैं आई नो कि ये सिली एग्ज़ाम्पल है, बट मैं फिर भी आपको रिलेट करना चाहती हूँ कि क्लिनिकल सेटिंग में हम कोई एकेडमिक सपोर्ट के लिए थोड़ी यूज़ करेंगे। तो जैसा जो एनवायरनमेंट है, जैसी जो नीड है, उसके हिसाब से हमारा पर्पस होता है। ठीक है ना? वर्क प्लेस में हमें एम्प्लॉयर्स असेस कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से करेंगे। रिसर्च में हम कर रहे हैं, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है आगे का, उसके हिसाब से करेंगे। तो कुल मिला के पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस को प्रमोट करता है, इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि वो अपने पर्टिकुलर एरियाज़ में ग्रोथ करें। जैसे अगर आप अपना खुद का असेसमेंट करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो जो जो रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपको लगेगा अच्छा मैं यहाँ पे एग्ज़िस्ट करता हूँ, यानी कि मुझे और बेहतर करना है ना? या फिर आपने बहुत अच्छा किया, तो आपको लगेगा कि अच्छा मतलब मैं इतनी अच्छी पोज़ीशन पे हूँ, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। आप उससे खुद को आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए बहुत लोग सेल्फ इवैल्यूएशन भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे टूल हैं, सेल्फ असेसमेंट होता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट की नीड क्या है? ऑफ कोर्स नीड को समझना बहुत आसान है, क्योंकि नीड जुड़ी है पर्पस से और पर्पस जुड़ा है नीड से, दोनों इंटर रिलेटेड है। तो कोई भी टॉपिक आए, बात घुमा-फिरा के वही लिखनी है आपने। क्योंकि नीड क्या है हमारी पर्सनैलिटी असेसमेंट की, कि जो जिस पर्पस को हम फुलफिल कर रहे हैं, करने के लिए वर्क कर रहे हैं, वही नीड है हमारी। है ना? दोनों बातें आप देखेंगे, उधर मैंने एक्टिव वॉइस में बोला, इधर पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, वही बात है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से हम पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमारी नीड भी उसको शो करेगी। राइट? एजुकेशनल सेटिंग में हमारी क्या नीड है कि हम अच्छे टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर पाएँ। कब? जब हमारा स्टूडेंट उसको समझ नहीं पा रहा है, तो बेटर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारी नीड होगी, मतलब जैसे जो हमारा पर्पस है, उसके हिसाब से हम नीड को देखते हुए भी वर्क करेंगे। ठीक है? तो ये तो आप बहुत क्विकली रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल तो कर रही हूँ, लेकिन ये सब बातें बता चुकी हूँ। उसी बात को कितना रिकॉल करूँ, क्योंकि आगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। तो एक बार क्विकली रीड कर लीजिए, मैं थोड़ा-सा 1 मिनट का आपको टाइम देती हूँ। टाइम लीजिए आराम से। मेरे ख्याल से आपने रीड कर लिया होगा। लाइव सेशन लेते-लेते मुझे यहाँ भी लाइव वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं वैसे ही बिहेव कर रही हूँ। आते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट के। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि शुरू में पर्सनैलिटी असेसमेंट कैसे होता था। तब उसका नाम भी पर्सनैलिटी असेसमेंट था, या फिर वो कुछ और था? तो एक्चुअली में वो कुछ और था। वहाँ पे किसी की पर्सनैलिटी के बारे में एक रिज़ल्ट दे देना, एक ओपिनियन दे देना, वही पर्सनैलिटी असेसमेंट था। तो तरह-तरह से होता था। जैसे एंशिएंट सिविलाइज़ेशन की बात करें, तो ग्रीस में जो है हिप्पोक्रेट्स थे, ग्रीक फिलॉसफर थे, गैलन थे। इन्होंने पर्सनैलिटी को किस फॉर्म में डिवाइड किया कि हम ह्यूमन की बॉडी में जो ह्यूमर्स होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, उनके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जिसका जैसा जो फ्लूइड डोमिनेट करेगा, वही पर्सनैलिटी ट्रेट उसमें ज़्यादा होगा। इस तरीके से डिफाइन करते हुए उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बताया। 4 तरीके की कैटेगरी डिवाइड हुई थी, सैंग्विनिक, मेलांकोलिक, क्लोरिक और फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी। तो इन 4 टाइप की पर्सनैलिटी में डिवाइड किया गया। 19th सेंचुरी में थोड़ा साइंटिफिक इंटरेस्ट बढ़ा, तो फ्रांसिस गैल्टन ने काफ़ी स्टडी करी ट्रेट्स पर, मेंटल एबिलिटीज़ पर, और रिजल्ट थोड़ा बदलने लगे। विलियम वुंड, उन्होंने तो प्रॉपर लैब ही इस्टेब्लिश कर दी थी और वर्क होने लगा। तो उससे ये समझ में आने लगा कि पर्सनैलिटी जैसे साइकोलॉजी को समझा जाने लगा, उसी हिसाब से पर्सनैलिटी को भी परसीव किया गया।
फिर अर्ली 20th सेंचुरी की तरफ आते आते साइको एनालिटिकल थ्योरी आई, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया, इड, ईगो, सुपर ईगो को। तो पर्सनैलिटी का व्यू उस तरीके से भी किया जाने लगा। उसके भी आगे बढ़े तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आई, जिसकी हेल्प से रोरशा, किंग ब्लड टेस्ट और ये सब जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट आगे पढ़ेंगे आज ही की क्लास में, इनका यूज़ करके भी पर्सनैलिटी का असेसमेंट होने लगा। तो कहाँ एक जनरल ओपिनियन के साथ पर्सनैलिटी असेसमेंट शुरू हुआ था, और धीरे धीरे मिड 20th सेंचुरी तक आते आते और भी आगे बढ़ते बढ़ते पर्सनैलिटी असेसमेंट में हमने बहुत वेरिएशन देखा। जैसे ट्रेड थ्योरीज आई तो रेमंड कैटल का 16 पीएफ आ गया। कुछ और भी जैसे जो आपने साइको एनालिटिकल टेस्ट के बारे में भी सुना, मैंने नाम लिया यहाँ पे। उसके अलावा कुछ और सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर्स भी बने, जिसमें MMPI का नाम आता है, नियो 5 इन्वेंट्री आता है, 5 फैक्टर मॉडल। इन सब की हेल्प से भी असेसमेंट होने लगा। और अब धीरे धीरे जो चेंज आ गया है वो इतना बदल गया है कि अब AI का यूज़ होने लगा है, बिहेवियरल साइंसेस का यूज़ होने लगा है, और न्यूरो साइंस का काफ़ी रोल इसमें आ गया है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों में पर्सनैलिटी के असेसमेंट के बेसिस पर डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी असेसमेंट जो है फिलोसॉफिकल व्यू से इवॉल्व होते होते धीरे धीरे साइंटिफिक होती चली गई, और आज बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। डिटेल में अब हम समझेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं, जिनका यहाँ बार बार नाम लिया जा रहा था। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक को समझने से पहले थोड़ा सा आपसे बातचीत करती हूँ, क्योंकि आपको कुछ समझाना है मुझे। उसके बाद अब आएंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक पे, फिर कुछ बचेगा नहीं उसके बाद ज़्यादा डिस्कशन के लिए। तो देखिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक को हम ऐसे समझेंगे कि ये वो टेक्निक्स हैं जो किसी भी पर्सन पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती, कि मैंने आपको एक क्वेश्चन आयर दिया और आपको समझाया कि आपको ऐसा ऐसा करना है और आप वैसा वैसा करने लगे। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल टेक्निक है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, जिसमें मैं आपके साथ में जो भी प्रोसेस में इन्वॉल्व आपको कराने जा रही हूँ, आप ऑलमोस्ट ये जानते हैं कि क्या हो रहा है। प्रोजेक्टिव में इसका डिफरेंट होता है। प्रोजेक्टिव में जो क्लाइंट हमारे सामने आता है, उससे हम इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को लेते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमेशा इनडायरेक्ट होती हैं, पर हम क्यों करते हैं ऐसा इनडायरेक्ट, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपसे कोई आपको लेट्स से कि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से किसी चीज़ का फीडबैक लेते हैं। अब स्टूडेंट उस फीडबैक फॉर्म को भर रहा है, तो वो इस बात का ध्यान रखेगा नॉर्मली कि मैं इसमें फीडबैक में अच्छे अच्छे पॉइंटर्स ही दूँ, जिससे टीचर को ये लगे कि मैं उनके बारे में, या जो भी जिस चीज़ के बारे में उन्होंने फीडबैक मांगा है, वो मैं उसके बारे में एक अच्छा व्यू रखता हूँ। ये कहलाती है सोशल डिज़ायरेबिलिटी, जो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब ऑब्जेक्टिव वे में टेस्ट होता है। और ख़ास तौर से तब, हालाँकि इसको भी रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई हैं आगे। आप सोशल डिज़ायरेबिलिटी तभी तो ला सकते हैं जब आपसे चीज़ें डिस्क्राइब करके पूछी जाएँ। फिर इस तरह के क्वेश्चनायर्स को ऑब्जेक्टिव टेस्ट में येस नो में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ हद तक उसमें भी जो है सोशल डिज़ायरेबिलिटी रही। अब मैं नो को येस भी इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे आंसर आपके हिसाब से करना है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो बेहतर तरीके से वर्क करती हैं, जिसमें सामने वाला हमसे क्या पूछना चाह रहा है ये क्लाइंट अंदाज़ा नहीं लगा पाता। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने आपको एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिया, आई लाइक टू, तो अब यहाँ पर आप जो भी आंसर करेंगे, आई लाइक टू, इसको आप कंप्लीट करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक टू कम्युनिकेट विद पीपल, आई लाइक टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। ये जो भी आप कहेंगे ना, इन चीज़ों में आपके अंदर की फीलिंग्स निकलेंगी ही निकलेंगी। आप इसमें सोशल डिज़ायरेबिलिटी डालने की कोशिश भी करेंगे ना, तो भी, मैंने तो खैर बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले लिया, वो एग्जाम्पल भी क्या है, वो एक जनरल डिस्कशन ही समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर जब लोग आंसर करते हैं तो सोशल डिज़ायरेबिलिटी बहुत मिनिमाइज़ हो जाती है, और पर्सन के अंदर जो है वो कितना भी कोशिश करे वो निकलेगा ही उसके अंदर का। तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जो पर्सन के मन में है चीज़ें वो बाहर निकल के आ पाएँ। यही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का सबसे बड़ा एक टूल, जो हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं इन टूल्स का। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई कैसे होती हैं? जैसे प्रोजेक्टर होता है, समझिएगा, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को समझने के लिए आप समझिएगा कि जब प्रोजेक्टर होता है, आप सबने प्रोजेक्टर कभी तो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्रोजेक्टर एक काइंड ऑफ डिवाइस होती है, जिस डिवाइस के एक तरफ आप होते हैं। कुछ मूवीज़ वगैरह में भी आपने कहीं शायद देखा हो। तो प्रोजेक्टर जो है वो स्क्रीन पर लाइट थ्रो करता है, और वहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखती हैं, कंटेंट दिखता है, जो भी है जिसको आप देख पाते हैं। ये है आप, ये है प्रोजेक्टर, और ये है वो स्क्रीन। आपको मतलब स्क्रीन से है कि क्या दिख रहा है, आपको इससे मतलब नहीं है कि प्रोजेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अगर प्रोजेक्टर सही से वर्क ना करे तो ये डिस्टर्बेंस होगा दो के बीच में।
अब जब हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो हमें सामने सामने से चीज़ें दिख रही हैं, आपके हाथ में रिमोट है, आपको लगा नहीं ये चैनल नहीं देखना, ये चेंज करो, ये करो, वो करो। लेकिन जैसे पुराने ज़माने में मैं आपको लेकर जाऊँ, अगर आप कभी रेडियो सुनते थे, तो वहाँ पे आपकी मर्ज़ी नहीं चलती थी कि कौन सा सॉन्ग आएगा। आज हम अपनी कार में ऑटो प्ले पे सॉन्ग लगा देते हैं, चलते रहते हैं। हमें पता होता है कि ये सॉन्ग आ रहा है, कहीं हद तक तो पता ही होता है। लेकिन पहले पुराने ज़माने में अगर हमारे कुछ रेडियो वाले यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, तो वो ये जानते होंगे कि रेडियो पे क्या होता था, आज भी है इनफैक्ट, कि कोई सॉन्ग आ रहा है, फिर उसके बाद कोई और सॉन्ग आ रहा है। आपको वही सुनना है जो आ रहा है ना? तो ख़ैर हम रेडियो और उस पे चले गए, लौट के वापस अपने प्रोजेक्टर पे आ जाते हैं। तो आप ये रहे और स्क्रीन ये रही, लेकिन एक थर्ड पार्टी है, जो आपको कुछ दिखा रही है और वो आपको देखना है, राइट? तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं, जब वो अप्लाई की जाती हैं, तो क्लाइंट पूरी तरीके से नहीं समझ पाता, क्योंकि ये हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। इनकी ख़ास बात ही यही होती है कि यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। पर अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब हुआ? क्या कोई चीज़ें आधी-अधूरी होती हैं, तो क्या क्या टेस्ट पूरा नहीं होता है, तो वो होगा कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा आई लाइक टू, तो क्या ये आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं था? इवन दो ये इनकम्प्लीट था, पर ये सफिशिएंट था, जिसके आगे आप अपनी बात कह पाते। ये तो एक छोटा-सा स्टेटमेंट हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे कि स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। मैंने आपको स्टोरी दी कि आप एक पहाड़ों के बीच में से एक नदी बह रही है, उस नदी के पास आप बैठे हैं और वहाँ से आपको एक छोटा-सा बच्चा जो है टोकरी में फूल लेकर जाता हुआ दिखा। मेरे ख्याल से विजुअलाइज़ेशन हो गया होगा आपको, मैं तो पता नहीं कहाँ बहुत खूबसूरत सी जगह पे पहुँच चुकी हूँ। अब ऐसे में आप इसके आगे आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो अब बेस्ड ऑन द सिनेरियो आपके मन में जो भी आएगा, वो आपके थॉट्स वैसे ही निकलेंगे जैसा आपका मूड होगा। जैसे आपके मन में विचार होंगे, 100% चीज़ें उसी फ्लो में निकलेंगी। जब हमारा मूड ख़राब होता है ना, तो कोई अच्छी बात भी करता है, तो कॉम्प्लीमेंट भी करता है, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है और कोई हमारी तारीफ़ कर दे या फिर कुछ अच्छा हो जाए, तो और डबल खुशी देने लगता है। तो मूड का बहुत इफ़ेक्ट आता है। खैर मूड का इफ़ेक्ट आने से ये चीज़ थोड़ा-सा ड्रॉबैक में भी कन्वर्ट होगी, आगे बात करेंगे। लेकिन जब हम प्रोजेक्टिव टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो हाई चांसेस होते हैं कि पर्सन के अंदर की बातें ही बाहर निकल कर आएँगी। तो वापस आ जाते हैं अपनी इस पर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर कि क्या होती हैं। अब आपको बहुत जल्दी कवर करा दूँगी मैं, आपको ज़्यादा समझ में ज़रूरत नहीं रह जाएगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ कोर्स, जिसमें हम अनकवर करते हैं हिडन इमोशन, मोटिव्स और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट को। क्योंकि जो बातें हम सामने से बता रहे हैं वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ कॉजेज़, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उसकी वजह हो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो निकल कर आता है इनके थ्रू। दे आर बेस्ड ऑन द साइकोएनालिटिकल असम्पशन दैट पीपल प्रोजेक्ट देयर ओन थॉट, फीलिंग एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स onto ambiguous stimuli such as pictures, ink blot और incomplete sentences। ये जो टेक्निक्स हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स नहीं होते हैं, जिसमें जिससे इंडिविजुअल जो होते हैं ना, वो स्टिमुलाई को देखकर कुछ और इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर एक पिक्चर पूरी क्लियर है, तो आप आसानी से उसके अलावा कुछ और सोचेंगे नहीं, आप आसानी से बता देंगे क्या है और उसके इधर-उधर नहीं जाना चाहेंगे आप कहेंगे दिख तो रहा है, यही तो है, अब और क्या सोचना है। लेकिन अगर वो पिक्चर इनकम्प्लीट है, तो आप सोचेंगे अरे ये ऐसे भी तो हो सकता है इसको हम इससे जॉइन कर दें तो ये शेप बन जाए। तो ये जो हो रहा है, ये हम कराते हैं इसकी हेल्प से। ये ओपन एंडेड फॉर्मेट में भी होती हैं, जिससे कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनसाइट गेन कर पाते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं वो क्लिनिकल सेटिंग में ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी के डीपर लेयर को हम इसमें निकालते हैं। सामने-सामने से तो पता चल ही रहा है, बाहर से देख के भी बहुत कुछ पता चल रहा है, लेकिन जो नहीं पता चल पा रहा है वो फाइंड आउट हम करते हैं। अभी मैं आपसे कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की बात कर रही थी। क्या है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की स्ट्रेंथ? इसकी हेल्प से हम काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस थॉट, इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट्स को फिगर आउट कर सकते हैं। ये इससे हम फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं, डिटेलिंग में आंसर मिल जाते हैं। ये डीप सीटेड मोटिवेशन को, फियर को, इंटरपर्सनल पैटर्न को रिवील करती है। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव होता है, इन डेप्थ पर्सन अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें। ये एक थेराप्यूटिक टूल की तरह वर्क कर सकता है। अगर हम खुद पे भी करना चाहें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकती हैं। रिस्पॉन्सेज जो होते हैं दे आर लेस लाइकली टू बी सेंसर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल डिज़ायरेबिलिटी। इस पे तो मैंने पूरा लेक्चर दिया था अभी आपको, ठीक है। क्लिनिकल सेटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और इंडिविजुअल्स के साथ में इफेक्टिव होती हैं, जिनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, वो इनडायरेक्टली सभी कुछ कर देते हैं। स्ट्रेंथ के अलावा हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की कमी होती है। ये उतनी स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो फिर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी लो होगी ऑटोमेटिक। इसमें हमेशा हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है और कुछ कल्चर बायस भी देखने को मिलता है, राइट। और ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि मूड का, एनवायरनमेंट का फ़र्क भी आ सकता है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के टाइप की बात करें तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में अब किस किस टाइप में हमें देखने को मिल सकती हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो इसको हम कवर करेंगे। काफ़ी सारे टाइप हैं, जैसे अभी कुछ टेस्ट के बारे में हम छोटी छोटी बात करेंगे, पर डिटेलिंग में इन पर भी बात होगी। इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट जैसे रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है, और हरमन होल्ड्समैन का जो टेस्ट है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हरमन रोरशा का है, होल्ड्समैन का टेस्ट अलग है। रोरशा का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, इसमें 10 स्टैंडर्डाइज इंक ब्लॉट यूज़ होते हैं। मैं इसको ज़्यादा डिटेल अभी करूँगी ही नहीं, क्योंकि अगला टॉपिक ही यही है। मुझे पता है मुझे इसी को डिटेलिंग करनी है, तो फिर यहाँ पे क्यों करूँ, वहीं पे करूँगी जहाँ पे करना है ना। बस बता देती हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्ड्स की हेल्प से कुछ ऐसे हमारे पास इंक के ब्लॉट्स होते हैं। ब्लॉट्स मतलब कार्ड टाइप। उस कार्ड में को देखकर पर्सन जो है वो बताता है कि उसे क्या दिख रहा है, और फिर डिटेल में बताता है कि क्यों दिख रहा है, वही क्यों देख रहा है, वो ऐसा क्यों लग रहा है उसको। तो इन सब से जो हम रिजल्ट्स जो इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में। फिर टीएटी आता है, जैसे यहाँ पे इंक के ब्लॉट्स होते हैं ना पेपर पे। देखिए मैं एक्चुअली इधर उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ समझाऊँ। तो यहाँ पे मीनवाइल मुझे एक पेज दिख गया, ठीक है ना। जैसे ये पेपर है, इस पेपर पर आपने एक तरफ इंक थ्रो करी, उसके बाद आपने इस पेज को यहाँ से मोड़ दिया, और इंक भी होती तो मैं वो भी थ्रो करके दिखा देती आपको, एक इंक ब्लॉट ही बन जाता अभी। फिर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इमेज हमें दोनों तरफ से सिमेट्रिकल दिखेगी। जो भी जैसी भी शेप यहाँ बनेगी इंक थ्रो करने पर, वैसा ही पार्ट यहाँ भी नज़र आएगा। ऐसे ही बने थे ये इंक ब्लॉट टेस्ट जो हरमन रोरशा ने बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर तो इंक को थ्रो किया जाता है, लेकिन थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ प्रॉपर पिक्चर्स होती हैं। उन पिक्चर्स को देख के स्टोरी बतानी होती है क्लाइंट को कि उन्हें क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है। हर इमेज कुछ ना कुछ कहानी बता रही होती है। और उसके बाद ये इतना सक्सेसफुल रहा था कि इसका चिल्ड्रन वर्जन भी निकाला गया। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का हमने आपको एग्जाम्पल दिया ही, जिससे मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लिया था, आई लाइक टू। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा क्लाइंट के मन में क्या है। फिर वर्ड एसोसिएशन, हमने कोई वर्ड बोला, उस वर्ड से एसोसिएट करके हमारा क्लाइंट क्या आंसर कर रहा है, ऐसे भी करके हम निकाल सकते हैं। ड्रॉ पर्सन टेस्ट में हम पर्सन को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, पर ये इतना सिंपल नहीं होता है कि हमने ड्रॉ पर्सन टेस्ट ऐसी कुछ भी कह दिया किसी को ड्रॉ करने पर और हम अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालें। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिसमें पर्सन किस तरीके से पिक्चर को ड्रॉ कर रहा है। और यहाँ पे मेल से ऑपोजिट सेक्स यानी फीमेल का पिक्चर ड्रॉ करने को कहा जाता है, फीमेल से मेल का कहा जाता है। फिर देखा जाता है कि वो ऑपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो ये इस तरीके से ड्रॉ पर्सन टेस्ट, ड्रॉ ट्री, ड्रॉ अ फैमिली टेस्ट भी बने हैं। फिर बहुत सारी प्ले बेस्ड और एक्सप्रेसिव टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गई, पपेट प्ले, रोल प्ले। उसमें पर्सन काफ़ी कितना भी सोशल डिज़ायरेबिलिटी को करेगा, तब भी एक पॉइंट पे आके अपने मन की बात निकाल ही देगा, है ना। तो वो ये सब होती हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स काफ़ी वैल्यूएबल टूल्स हैं। ये अगर आते हैं तो इतने आपको लिख के आने हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट में इंक ब्लॉट टेक्निक्स को हम फोकस करेंगे, ये टॉपिक भी अच्छा। इसमें रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट डिटेल में कवर होगा, इसके अलावा होल्ड्समैन का टेस्ट भी कवर होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि एक्सप्लेन एनी टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एक्सप्लेन एनी टू इंक ब्लॉट टेक्निक्स। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आपको आंसर देगा ये टॉपिक। इंक ब्लॉट टेक्निक्स आर अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट, जहाँ पे एम्बिगियस इंक ब्लॉट इमेजेस दिखाई जाती हैं और पूछा जाता है क्लाइंट से कि वो क्या देख रहे हैं। ये जो टेक्निक है वो इस पॉइंट पर बेस्ड हैं कि लोग जो अपने थॉट होते हैं ना, इनर थॉट, फीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट, वो किसी एम्बिगियस स्टिमुलाई पर ऑन टू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दे आर स्पेशली यूजफुल इन अनकवरिंग कॉन्शियस अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। आई एम श्योर आप अनकॉन्शियस कॉन्शियस से अवेयर होंगे। कॉन्शियस यानी जिन चीज़ों को हम प्रेजेंट में जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, और आसपास का भी बता सकते हैं, थोड़ी देर पहले क्या किया था आप, आगे पीछे की चीज़ों को। उसके बाद सब कॉन्शियस जो स्टेज होती है, वो मेमोरीज आती है जिनको हम सोचे थोड़ी देर तक बैठ के तो हमें याद आ जाएंगी। जैसे मैं आपसे अगर आपसे 2-3 साल पुरानी कुछ चीज़ों को पूछूं, बड़ी बातों को, तो आसानी से आप बता पाएंगे। लेकिन इस पूरी लाइफ फेज में वो सारी बातें जो आपके अंदर कहीं इतना नीचे चली गई हैं, जिनको आपने दबाया है, ऐसी सारी इच्छाएं जिन्हें आपने दबाया है, ऐसी सारी फीलिंग्स, या कोई डर, या कोई शेमफुल एक्सपीरियंस, या कोई गिल्ट जो आपके अंदर था, अगर आपने इसको कभी भी सप्रेस किया है तो वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। उसको निकालना डिफिकल्ट काम है, जो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। तो ये जो रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है वो एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। हरमन रोरशा ने 1921 में डिज़ाइन किया था, और इसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को के अंडरलाइंग एस्पेक्ट्स को निकाल सकते हैं कि इमोशनल फंक्शनिंग कैसी है, थॉट पैटर्न कैसा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं। ये जो टेस्ट है इसमें 10 स्टैंडर्डाइज्ड इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट होते हैं, कुछ कलर होते हैं।
जो एक-एक करके क्लाइंट को दिए जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि वो क्या देख रहा है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? वन ऑन वन सेटिंग में होता है, जो क्लाइंट होता है वो वेल ट्रेन्ड होता है। आई एम सो सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो वेल ट्रेन्ड होते हैं, जो इसको सुपरवाइज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट। और जो हमारा क्लाइंट होता है उसको बिल्कुल भी वेल ट्रेन्ड होने की ज़रूरत नहीं है, तो वन ऑन वन सेटिंग में वो वर्क होता है। फिर फ्री एसोसिएशन फेज़ होता है, यानी शुरुआत में कार्ड देके पर्सन से कहा जाता है तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ। हर चीज़ उसको डिटेल में बताने देते हैं कि उसको सेंटर पे वो फोकस कर रहा है, कि वो कॉर्नर पे फोकस कर रहा है, कि वो पूरी पिक्चर को देख रहा है, कि वो किसी टुकड़े को देख रहा है। डिटेल में उसको बताने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी पर्सन कह रहा होता है वो सब रिकॉर्ड में नोट किया जाता है। दूसरा फेज़ होता है इंक्वायरी फेज़, जहाँ पे एग्जामिनर कार्ड दिखाने के बाद ये कहता है कि उन्होंने जो देखा वो क्यों देखा, किस पार्ट पे उनका ज़्यादा फोकस था, क्यों था। आप थोड़ी डेप्थ में जाते हैं, डिटेलिंग करते हैं, और इससे जो भी रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर जो स्कोरिंग है ना, वो एग्जनर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। ये जॉन एग्जनर ने डेवलप किया था। ये काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाने वाला स्कोरिंग मेथड है, जिसकी हेल्प से जो स्कोरिंग है वो की जाती है। ये कैसे एग्जैक्टली किया जाता है, ये तो एक बड़ा टॉपिक है, अलग से किया जा सकता है, बट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए। जब हम एग्जनर का सिस्टम यूज़ करते हैं तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं कि क्लाइंट ने किस लोकेशन पे फोकस किया था, क्या डिटर्मिनेंट्स पे फोकस किया था, शेप, कलर, शेडिंग, मूवमेंट, क्या चीज़ उसने फोकस की, किस कंटेंट को वो देख रहा था, ह्यूमन को देख रहा था, एनिमल को देख रहा था, कोई कोई इमेजिनेशन थी उसके माइंड में। उसके अलावा उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो प्लॉट में कैसे फिट हो रहे हैं, कोई अनयूजुअल इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, कितनी फ्रीक्वेंसी से उसने रिस्पॉन्सेज दिए। इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज या डिस्टर्ब थिंकिंग तो नहीं थी। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ लिखे गए हैं। फिर जो स्कोर्स निकल के आते हैं ना, उनसे फाइनल रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं, और इसकी इंटरप्रिटेशन में पैटर्न और थीम्स को एनालाइज किया जाता है, मतलब एनालाइजिंग द पैटर्न एंड थीम्स अक्रॉस रिस्पॉन्सेज, यानी थॉट प्रोसेसेस, इन चीज़ों पर फोकस रहता है। इमोशनल रेगुलेशन कैसा है, सेल्फ परसेप्शन कैसा है, ये 4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है। और इन 4 एरियाज में से कुछ भी कवर करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेस्ट को, राइट। तो ये क्लिनिकल इंटरव्यूज़ में काफ़ी यूज़ होता है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, काफ़ी पावरफुल टूल है। ऑलराइट, आते हैं होल्ड्समैन इंगब्लॉट टेक्निक्स की तरफ, हिट जिसको कहते हैं HIT। ये हाँ, आपको अलग से नहीं पूछा जाएगा कहीं, लेकिन जब ये पूछा जाए कि 2 टेस्ट बताने हैं तब इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि ये भी इंगब्लॉट टेस्ट ही है, और ये रिलायबल ऑल्टरनेटिव है रोर्शा टेस्ट का। क्योंकि रोर्शा टेस्ट का ड्रॉबैक क्या था कि वो साइंटिफिकली नहीं बनाया गया था, उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन की कमी थी, ये सब चीज़ें थी। तो ये जो टेस्ट बनाया गया ना, ये थोड़ा स्टैटिस्टिकली प्रूवन किया गया, इस पर स्टैट्स लगाई गई, इसमें डिटेल रिसर्च की गई, तब इसको बनाया गया। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें 45 इंगब्लॉट कार्ड्स हैं, एक-एक करके दिखाया जाता है, और रिस्पोंडेंट का एक कार्ड से एक बारी में सारा इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, बार-बार उसको नहीं लेके जाया जाता जैसे रोर्शा में था। पहले हमने एक-एक करके कार्ड दिया, उसने बताया, फिर हमने डिटेलिंग करी और पूछा, दोबारा से पूछा, तो बार-बार हम उसको स्विच करा रहे थे, जो यहाँ नहीं होता है। जब इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो वो रोर्शा की तरह से पर कार्ड होता है, मतलब यूज़ तो वैसे ही करते हैं लेकिन एक बार में दिखा देते हैं। कार्ड्स को सीक्वेंस में दिखाया जाता है, जो सब्जेक्ट बताता है कि उसने क्या देखा वो डिस्क्राइब करता है। स्कोरिंग की बात आती है तो वैसे इसकी 22 टोटल डायमेंशन होती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले हमने लिखी थी ना, वैसी कुछ एग्जाम्पल के लिए कि वो लोकेशन में क्या देख रहा है, पूरे प्लॉट को देख रहा है, किसी पार्ट को देख रहा है। अगेन है, काफ़ी चीज़ें सेम है, बस इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अपने आप में कुछ चीज़ें हैं, और मेथड भी थोड़ा सा वेरी कर जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि यही सब चीज़ें इसमें भी हम नोटिस करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव और रिलायबल है, क्योंकि ये बनाया ही ऐसे गया है, इसमें इंटर रेटर एग्रीमेंट भी है। क्वालिटेटिव के अलावा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये इस तरीके से बनाया गया है। और रिसर्च, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लिनिकल असेसमेंट में इसका यूज़ होता है। हालांकि हम ज़्यादा नाम सुनते हैं हरमन रोर्शा का, लेकिन ये टेस्ट भी है, कम आपको नज़र आएगा लेकिन हाँ है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट हमने आज कवर कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस सिमिलर पेस पे हम चल रहे थे, सब एक टाइप के ही टॉपिक आज कवर हुए हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।